जी स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। उसमें हमने बेसिकली डिफ्यूजन देखा था, डिफ्यूजन फ्लक्स क्या होता है, फिर फिक्स फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था। ओके, तो हमने उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा था, वो क्या होता है, फिर एक एग्जांपल की थी। आज के लेक्चर में हम देखते हैं नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन मीन के इस केस में डिफ्यूजन रेट टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहता है। मीन कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स ऑन टाइम, कि अगर आप उस मटेरियल में डिफरेंट टाइम के लिए डिफ्यूजन करेंगे तो उसमें रेट जो है वो चेंज होता जाएगा। मतलब अगर आप 1 घंटे के लिए करें तो जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल होगा उसका ग्रेडियंट कुछ और होगा, उसकी शेप कर्व बनेगी, कर्व की शेप कुछ और होगी। अगर 2 आवर्स के लिए करें, 3 आवर्स, 4 आवर्स के लिए, तो वो रेट चेंज होता जाएगा। नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन को फिक्स सेकंड लॉ के ज़रिए एक्सप्लेन किया जाता है। जिस तरह फिक्स फर्स्ट लॉ था हमारे पास स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन के लिए, इस तरीके से फिक्स सेकंड लॉ है नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन के लिए। फिक्स सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म इसमें यहाँ दी हुई है। इसका डेरिवेशन की तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी पूरी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं, जो उसको प्रूफ तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सी एक्स, सी एस, सी नॉट और एक्स, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ लें तो फिर आपको आगे इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें फर्स्ट देखते हैं सी एस क्या है। इसके इसमें एस का मतलब है सरफेस, कि अगर मेरे पास ये मटेरियल है जिसके अंदर मैंने ये आइटम्स डिफ्यूज़ करवाने हैं, ये छोटे आइटम्स, तो इनकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये आइटम इंट्रोड्यूस करवाऊँगा गैस फॉर्म में, तो इस मटेरियल की सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगी, किसकी कंसंट्रेशन, जो एटम मैं डिफ्यूज़ करवाने जा रहा हूँ उनकी कंसंट्रेशन, उसको हम क्या नाम दे देंगे, सी एस मीन कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग एटम्स एट द सरफेस ऑफ मटेरियल हम उसको कह रहे हैं कि जिसके अंदर हम डिफ्यूज़ करना चाह रहे हैं एटम, मीन होस्ट मटेरियल। जिस तरह अगर हमने हीलियम करवानी है डिफ्यूज़, लेट्स से कि आयरन के अंदर, तो हीलियम मैं उसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो उस आयरन की सरफेस के ऊपर जितनी हीलियम की कंसंट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, सी एस, और ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। ज़ाहिर है सरफेस पे मैक्सिमम होती है, फिर आगे मटेरियल के अंदर आगे जाते जाते कंसंट्रेशन कम होती जाती है। अच्छा, सेकंड है सी एस का मतलब है कि लेट्स सपोज कर लें कि ये एटम अंदर डिफ्यूज़ कर गई, जो हीलियम था मैं अंदर डिफ्यूज़ करवा रहा था वो एटम अंदर डिफ्यूज़ कर गई। जिस तरह ये राइट साइड इस फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एटम अंदर डिफ्यूज़ कर रहे हैं राइट साइड पे, तो इसमें मैं किसी कंसंट्रेशन पे, किसी डेप्थ पे अगर मैं चला जाऊँ, कि अगर मैं सरफेस से लेके यहाँ पर देखूँ इस जगह पर, ये जो डेप्थ है एक्स, ठीक है, ये जो पूरी मटेरियल के अंदर एक और सरफेस ही बन जाएगी, कि इसमें मटेरियल के अंदर मैं चला गया एट डेप्थ एक्स, और इस डेप्थ पे मैं देखना चाहूँ कि जो एटम मैं डिफ्यूज़ करवा रहा था ये वाले, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। समझ गया ना कि जो सरफेस पे कंसंट्रेशन थी वो मैक्सिमम थी, वो सी एस थी। जब मटेरियल के अंदर आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, जो डिफ्यूजिंग एटम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो किसी डेप्थ एक्स के ऊपर डिफ्यूजिंग एटम्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो क्या कहलाएगी, सी एक्स, ये वाली, ये जो नज़र आ रही है, ठीक हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह अगर ये हीलियम है, हीलियम सरफेस पे जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई वो मैक्सिमम होगी, वो क्या होगी, सी एस, दिस इज़ मैक्सिमम पॉसिबल। और उस मटेरियल के अंदर जिस तरह आयरन था, आयरन के अंदर मैं 1 मिलीमीटर अंदर चला गया, तो 1 मिलीमीटर में एक्स कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। वहाँ पर हीलियम की कितनी कंसनट्रेशन होगी, जो होगी मीन कि जो डिफ्यूजन के बाद वहाँ होगी, वो कितनी होगी, उसको क्या नाम देते हैं, सी एक्स। मीन सी एक्स इज़ दी कंसनट्रेशन एट एनी डेप्थ एक्स इनसाइड मटेरियल। ठीक हो गया, ये सी एक्स और एक्स अब इसमें रिलेटेड है। उसके बाद आ गया सी नॉट ये होता है कि जो एटम मैं डिफ्यूज़ करवा रहा था वो मेरे डिफ्यूज़ करने से पहले भी अगर उस मटेरियल के अंदर हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर हीलियम इंट्रोड्यूस करवा रहा था आयरन के अंदर, और जो मेरे पास सैंपल था आयरन का, उसके अंदर ऑलरेडी हीलियम थोड़ी बहुत थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एज इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हीलियम और ऑक्सीजन और कार्बन छोटे एटम्स होते हैं एज इम्प्योरिटीज़,
तो अगर तो वो उसके अंदर ऑलरेडी डिफ्यूजन वो जो हीलियम ऑलरेडी उसके अंदर थी और उसकी कितनी कंसनट्रेशन थी डिफ्यूजन से पहले, मीन उसकी ओरिजिनल कंसनट्रेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं, सी नॉट। ठीक हो गया। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई, सी नॉट कि जो एटम हम डिफ्यूज़ करवा रहे हैं डिफ्यूजन से पहले उनकी कंसनट्रेशन कितनी है, जस्ट स्टार्टिंग दी डिफ्यूजन ऑलरेडी उसमें कितनी है। उसके बाद सी एस कि जो एटम हम डिफ्यूज़ करवा रहे हैं वो सरफेस पे हमने जितनी उनकी कंसनट्रेशन रखी वो कितनी है, ये मैक्सिमम होती है इन सब में। और सी एक्स कि मटेरियल के अंदर किसी डेप्थ पे उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, जो एटम हम डिफ्यूज़ करवा रहे हैं उनकी कंसनट्रेशन। तो डेफिनेटली जैसे आप मटेरियल में एक्स अंदर जाते जाएंगे, सरफेस से आगे जाते जाएंगे, तो डिफ्यूजन एटम्स की कंसनट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है। अब इसमें ये टर्म है एरर फंक्शन, ERF, ये हमारे पास ये आता है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से, ये एरर फंक्शन की। और इसको हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको टेबल से हम इसकी वैल्यू देख लेंगे या कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा रिलेशन बन जाता है CX माइनस सी नॉट और CS माइनस सी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एरर फंक्शन इंटू x/2 √dt। x हमारे पास वो डेप्थ होगी, ठीक है, जिस डेप्थ पे कंसंट्रेशन कितनी है CX, D इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और T इज टाइम। इसमें देखिए फिक्स फर्स्ट लॉ में टाइम का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसमें तो टाइम पे डिपेंड नहीं करती थी, कांस्टेंट थी कंसंट्रेशन, वेरी नहीं करती थी टाइम के साथ। तो इसमें कोई कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करती है, तो मीन कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए डिफ्यूज़ करेंगे आप, डिफ्यूज ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, कि लाइक कि मैं जिस तरह यही था कि आयरन को मैंने ज़्यादा देर के लिए रख दिया कार्बन एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन उसमें किसी भी डेप्थ के अंदर कार्बन ज़्यादा होती जाएगी, तो वो टाइम यहाँ पर यूज़ होगा इस जगह पर। ये टाइम कि कितनी टाइम के लिए हमने डिफ्यूजन की, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कितने टाइम के लिए किया, ये टाइम यूजली आवर्स में होता है, 1 आवर, 2 आवर, 10 आवर, 20 आवर, बहुत से भी ज़्यादा। इससे हम ये मेरे पास फिक्स साइकिल ला है, इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ज़रा सी नॉट मुझे ऑलरेडी हम एक्सपेरिमेंटली में कर सकते हैं कि उसमें ऑलरेडी सी नॉट कितना था, CS वो भी हमने कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन सरफेस पे कितनी थी। तो इसको यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि आफ्टर टाइम T मटेरियल के अंदर, आफ्टर टाइम T एट एनी डेप्थ X, ये जो मैंने पहले बात करा था, ये डेप्थ X, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये डेप्थ X, आफ्टर टाइम T किसी टाइम डेप्थ X के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी होगी, जो एटम मैं डिफ्यूज़ करवा रहा हूँ उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो इससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ की कंसंट्रेशन का फिनोमेना टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इस पूरे में जो टेम्परेचर है वो D के अंदर है, इसको हम आगे देखेंगे कि D जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आगे। तो जो भी टेम्परेचर हमें दिया होगा, लेट्स से कि हमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस पर पहले D की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन होगी किसी भी डेप्थ X के ऊपर, वो अगर मैं X को फिक्स कर दूँ यहाँ पर और मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो इस जगह पर डेफिनेटली कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट हो जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी डिफ्यूजन फास्ट होती है, क्योंकि एक तो उतनी वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट होती है, और दूसरा ये कि उतनी आइटम्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो अंदर डिफ्यूज़ करते हैं। अगर मैं X फिक्स कर दूँ और टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, मीन कि टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर का जो रोल है वो D के अंदर आएगा, जो आगे हम देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो D बढ़ जाएगा, ठीक है, D बढ़ जाएगा तो उससे CX की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा टाइम है, तो अगर मैं X फिक्स कर दूँ और टेम्परेचर भी फिक्स कर दूँ, और पहले अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 2 घंटे के लिए किया, अब मैं सारी चीज़ें कांस्टेंट रखूँ, सिर्फ टाइम में बढ़ा दूँ, तो किसी भी पर्टिकुलर X के ऊपर, डेप्थ X के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए रखा, तो ज़्यादा एटम डिफ्यूज़ करेंगे उस मटेरियल के अंदर, तो हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी पहले से। तो अब लेट्स इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं कि नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, इस तरह एक्सपोनेंशियली डिके कर्व। तो इसमें वही जिस हमने देखा था कि कंसंट्रेशन प्रोफाइल का ग्राफ है ये, इसमें y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे डिस्टेंस, और अगर मैं ये देखूँ कि सरफेस के ऊपर यहाँ पर पहले हमने देखा था कि CS क्या था,
सी एस जो था ये थी कंसनट्रेशन एट सरफेस इस जगह पर, ठीक है। और सी एक्स क्या था, सी एक्स ये था कंसनट्रेशन एट डेप्थ एक्स इस जगह पर, बिल्कुल इस जगह पर, ये जो लाइन है इसके ऊपर कंसनट्रेशन क्या होगी वो सी एक्स था। तो सी एस डेफिनेटली मैक्सिमम होती है, तो जब सरफेस पे जाएं सिर्फ एक्स हम यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे होते हैं इधर से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था, यहाँ एक्स ज़ीरो होगा, मीन डिस्टेंस ज़ीरो होगा, जैसे जब आगे जा रही हैं एक्स इंक्रीज़ हो रहा है सो इधर तक, ठीक है, आगे तक। तो जैसे जैसे हम इसमें एक्स इंक्रीज़ हो रहा है सी एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, मीन के लिए कंसनट्रेशन अंदर ये जो कंसनट्रेशन है डिफ्यूजन एटम्स की वो कम होती जाएगी, ठीक है। और ये कम होते होते ये मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, सी नॉट तक, क्योंकि सी नॉट वो जो एटम्स थे वो तो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट थे। आई मीन कि अगर मैं ये देखूँगी यहाँ कंसनट्रेशन मैक्सिमम है, ठीक है, फिर मैं आगे जाते हुए कंसनट्रेशन कम होती जाएगी, कम होते होते यहाँ तक सिर्फ उतनी रह जाएगी कि जितने पहले ऑलरेडी उसके अंदर एटम थे जो मैं डिफ्यूज़ करवा रहा हूँ, मीन कि जो मैंने नए डिफ्यूज़ करवाए वो वहाँ तक नहीं पहुँचे यहाँ तक, लेकिन जो ऑलरेडी उसके अंदर कंसनट्रेशन 3 सी नॉट वो आ जाएगी वैल्यू ये वाली। तो ये सी नॉट पे जाके ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू सी नॉट, ये वैल्यू सी एस। अगर उसमें ऑलरेडी वो एटम नहीं थे डिफ्यूजन एटम्स तो सी नॉट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये जाके इसको यहाँ पर कट कर जाएगा एक्स एक्सिस को। तो इसमें बीच में किसी भी डेप्थ एक्स के ऊपर कंसनट्रेशन होगी, मतलब ये एक्स है, यहाँ ये एक्स है, इस पे कंसनट्रेशन वो सी एक्स आ जाएगी ये वाली। तो हमारे पास सी एस, सी एक्स, सी नॉट, ये जो तीन चीज़ें थी हमने यहाँ ग्राफ से समझ ली। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एरर फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो एरर फंक्शन है ई आर एफ की वैल्यू एरर फंक्शन, तो उसके लिए हम इधर आ जाते हैं। एरर फंक्शन के लिए डिफरेंट टेबल अवेलेबल हैं, बुक्स में भी नेट पे भी मिल जाते हैं, और कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर आपने ये सारी वैल्यू आपको नोन है, आपने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, ये कोई आंसर आ जाएगा, उसको मैं कह दूँ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरर फंक्शन ऑफ जो भी जो आंसर आया है जी, ठीक है। लेट्स सपोज कर लेंगे जी की वैल्यू आ जाती है 0.25, तो ये वैल्यू आ जाती है, ये वाली वैल्यू 0.25। तो अब इसके मीन की ई आर एफ 0.25 वो कितना होगा, उसके लिए मैं इस टेबल पे आऊँगा, टेबल में देखूँगा अगर जी की वैल्यू 0.25 कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 0.2763, ये एरर फंक्शन जी की वैल्यू आ जाएगी। मीन के ई आर एफ 0.25, sorry for writing, is equal to 0.2763, जो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको ये वैल्यू निकालें, इसको टेबल में देखें और इसके करस्पॉन्डिंग ई आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। ये जो आंसर आएगा मीन के इस पूरे की वैल्यू की जगह ये आ जाएगा 0.2763 इधर आ जाएगा, फिर इसको आगे सॉल्व कर लें। तो ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं।